हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस का एक परिचय जाने और आज हम उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए उसके आगे हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के सभी जो भेद हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सबको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। और आप लोग जानते हैं, कल मैं आप लोगों को बताया था कि सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात इस टेंस में क्रिया जो रहती है या तो फर्स्ट फॉर्म में रहती है या तो फिफ्थ फॉर्म में रहती है। और हम लोग जानते हैं कि टेंस का जो संबंध है क्रिया के रूप से है। अर्थात अगर किसी टेंस को पहचानना है, यह जानना है कि कोई वाक्य किस टेंस का है, तो हम क्रिया को देखेंगे कि क्रिया में किस तरह का पैटर्न यूज हुआ है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट रहता है, इसके बाद V1 या V5 रहता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। अब प्रश्न उठता है कि कहाँ V1 लगाएंगे, कहाँ V5 लगाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ V1 का प्रयोग होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन में अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट रहेगा, जैसे राम एंड श्याम या दे, तो इस तरह की स्थिति में V1 का प्रयोग होगा। जैसे आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता गीत गाती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ऊपर जो पैटर्न लिखा हुआ है, जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उसी स्ट्रक्चर को ये वाक्य सब फॉलो कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि ये सभी वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। सामान्यतः अगर हिंदी का वाक्य देखा जाए, चूँकि हम लोग तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदी भाषी हैं, तो अगर हिंदी के वाक्य को देखा जाए तो साधारणतः हम देखते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य रहता है, तो हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। जैसे वह पढ़ता है, वह खाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो इन सभी वाक्यों में अंत में हम देख रहे हैं कि क्रिया में ता है, ती है, ते है लगा हुआ है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि केवल ता है, ती है, ते है लगा होना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे वाक्य मिलेंगे जिसके अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है तो लगा रहता है, लेकिन वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं होता है। उसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अभी इसको देखते हैं। तो स्ट्रक्चर को हम लोग जान गए कि अगर कोई अंग्रेजी का वाक्य इस स्ट्रक्चर पर है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। अब दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट जाननी चाहिए वो कि कहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, वेयर टू यूज सिंपल प्रेजेंट। तो सबसे पहले जो नियम आता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज फॉर द फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, or you can say general truth. If you want to express universal truth or general truth, we will use a simple present, that is present indefinite. For example, the sun rises in the east, सूरज पूरब में उगता है। the sun sets in the west, सूरज पश्चिम में घूमता है। the earth goes round the sun, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। फायर बर्न्स, आग जलाती है। तो ये सब जितने भी वाक्य हैं, इन सब का संबंध यूनिवर्सल ट्रुथ से है, शाश्वत सत्य से है। शाश्वत सत्य का मतलब क्या है? शाश्वत सत्य मतलब वह सत्य जो किसी देश काल की सीमा में नहीं बंधा है। सूरज पूरब में उगता है, तो चाहे भारत हो,
चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, पूरब में ही उगता है। आग जलाती है, तो चाहे भारत की आग हो, चाहे अमेरिका की आग हो, आग जलाएगी ही। तो ये सभी वाक्य जो है यूनिवर्सल ट्रुथ कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। एक और बात इसमें है कि वी यूज सिंपल प्रेजेंट टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, जो कि हमेशा सच है, या फिर situations that exist now and as far as we know will go on indefinitely। शाश्वत सत्य तो आप लोग समझ गए। एक दूसरी भी बात इसमें है कि ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई स्थिति जो कि एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है, और जहाँ तक एज फार एज वी नो, जहाँ तक हम लोग को पता है, वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी इंडिफिनिट टाइम के लिए। तो उस तरह के भी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेल्स लिव इन वाटर, व्हेल्स कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं, तो पानी में तो रहती हैं, और जहाँ तक जानकारी है पानी में ही रहेंगी। लेकिन क्या पता, चूँकि बहुत सारे इवॉल्वमेंट भी तो होते रहते हैं, बहुत सारे जीव, और आप लोग तो जानते ही होंगे कि जीवों का जो डेवलपमेंट हुआ वो पानी से ही हुआ। ऐसा नहीं कि स्थल पर कोई जीव आ गया सबसे पहले जीव माने जीवन जो अस्तित्व में आया वो जल से ही आया, जल, इसके बाद कुछ उभयचर प्राणी आए, एम्फीबियन आए, फिर जा करके स्थल वाले अलग हो गए, ये हो गया। तो ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं। तो उसी चीज को ये कह रहा है कि सिचुएशंस दैट एग्जिस्ट नाउ एंड एज फार एज वी नो विल गो ऑन इनडेफिनिटली। तो खैर ये सब चीज, एक पहला नियम हम लोग समझ गए। अब दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा नियम है टू एक्सप्रेस प्रेजेंट हैबिट। आदत तो दो तरह की होती है, ऐसे तो शायद कई तरह की होती होंगी, लेकिन अगर समय के ख्याल से देखा जाए तो हम लोग उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्रेजेंट हैबिट एंड पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट मतलब वह हैबिट जो कभी थी लेकिन अब नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि राम जब कॉलेज में पढ़ता था तो सिगरेट पिया करता था, मतलब अब नहीं पीता है। जब कॉलेज में था, जब कॉलेज स्टूडेंट था तब पीता था, अब नहीं पीता है। तो ये उसका प्रेजेंट हैबिट तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि मोहन वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग, मोहन रोज सुबह में टहलता है, या हम अगर कहें कि सोहन ड्रिंक्स वाइन, सोहन शराब पीता है, तो ये उसका प्रेजेंट हैबिट हो गया। तो कोई भी प्रेजेंट हैबिट के लिए सोहन गोज टू स्कूल एवरी डे, सोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो ये सब प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और प्रेजेंट हैबिट क्या होता है, वो एक तरह से रिपीटेड एक्शन होते हैं। और रिपीटेड एक्शन का मतलब यह नहीं होता है कि वो रोज हो सकता है कि वो हफ्ता में एक बार हो सकता है कि महीना में एक बार हो सकता है कि साल भर में एक बार हो, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी बनी रहती है एक खास ढंग से। तो उसको हम आदत में मतलब कह सकते हैं कि उसका प्रेजेंट हैबिट है। इसके बाद तीसरा है when we talk about future events that are part of some official arrangement such as टाइम टेबल और प्रोग्राम। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है सिंपल प्रेजेंट का। एक बात मैं बताना चाहूँगा, सिंपल प्रेजेंट नाम तो है सिंपल, बट इन माय ओपिनियन दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस। यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेंस है, जिसको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंफिनिट कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा टेंस है जिसका प्रयोग न केवल प्रेजेंट टाइम का बोध कराने के लिए किया जाता है, बल्कि पास्ट टाइम का भी बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और फ्यूचर टाइम का भी बोध कराने के लिए किया जाता है। हम लोग देखेंगे वन बाय वन, इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है, तो हम लोग इसको बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। और कहीं भी आपको परेशानी हो, आपको क्या करना है,
आपको बस कमेंट कर देना है कि क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में नहीं आई। जो बात समझ में नहीं आई उसको हम लोग फिर से जानेंगे, समझेंगे। और एक बात मैं और सोच रहा था कि सप्ताह में अगर आप लोग जैसा मतलब सुझाव रहेगा, तो जैसे कि 7 डेज है तो उसमें 1 डेज जो है वो ट्रबल शूटिंग के लिए हम लोग रखेंगे। 6 दिन हम लोग पढ़ेंगे और 7वें दिन संडे को या किसी और डे को, जैसा आप लोग सुझाइएगा, एक ट्रबल शूटिंग डे रहेगा। जिस दिन आप लोग का जो भी शक शुबा रहेगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये कह रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग भविष्य की योजनाओं के लिए भी किया जाता है। अगर कोई योजना है, अगर कोई चीज का टाइम टेबल बन गया है, समझिए नाम है सिंपल प्रेजेंट, लेकिन किस समय के लिए इसका यूज होने जा रहा है, तो भविष्य के समय से संबंधित इसका यूज होने जा रहा है। वैसी कोई योजना, ऐसा कोई प्रोग्राम जो कि बन गया है, शेड्यूल्ड हो गया है, टाइम टेबल निर्धारित हो गया है, तो वैसी योजनाओं के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स रसिया नेक्स्ट मंथ, प्रधानमंत्री अगले महीना रसिया जाएंगे। अब ऐसा हम नहीं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन ऐसा नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री अगले महीना रसिया जाते हैं। अगर ऐसा हम ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो एक बहुत ही माने खराब किस्म का अनुवाद होगा। क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री अगले महीना रसिया जाएंगे। तो अगले महीना जाएंगे, लेकिन प्लानिंग हो गया है, योजना बन गई है, ऑफिशियल अरेंजमेंट सच एज टाइम टेबल और प्रोग्राम। तब इस तरह के कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात इसमें बहुत ही याद रखने लायक है, जो कि लगभग 99% किताबों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। खासतौर पर जो इंडियन अथर्स हैं, चाहे उनमें से कोई भी हो, जो भी आप लोग पढ़े होंगे, मैं एक भी इंडियन राइटर की पुस्तक वैसा नहीं पढ़ा जिसमें कि इस बात का उल्लेख किया हो। किस बात का उल्लेख? जो मैं यहाँ नोट में लिखा हूँ, We don't use the simple present when we talk about personal plans and predictions. भविष्य की योजनाओं के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वह किस तरह की योजना हो, वह ऑफिशियल योजना हो। जैसे द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स रसिया नेक्स्ट मंथ, या आवर प्लेन अराइव्स एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अब प्लेन का तो टाइम फिक्स रहता है, शेड्यूल्ड रहता है। ऐसा नहीं कि हमारे अनुसार कोई हवाई जहाज का टाइम टेबल ये हो जाता है, विशेष परिस्थिति को छोड़ दिया जाए तो कह रहे हैं कि यहाँ अपना पर्सनल प्लान हो या पर्सनल प्रिडिक्शन हो, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके जगह पर विल या गोइंग टू स्ट्रक्चर यूज करते हैं। विल और गोइंग टू शुड बी यूज्ड। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखनी है, क्योंकि कंपटीशन में, क्योंकि मेरा फोकस केवल एकेडमिक नहीं है, बल्कि एकेडमिक से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। कंपटीशन में तो आपको छांटने के लिए ना परीक्षा ली जाती है, तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पूछेगा जो कि दिक्कत करेगा। तो ये जो तीसरा है कि भविष्य की जो निश्चित योजना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह नियम, कि कोई बात कोट करनी हो। जैसे बहुत सारे महापुरुष, विवेकानंद, महात्मा गांधी, शेक्सपियर, कीट्स, बायरन, तमाम लोग जो हैं बढ़िया बढ़िया बातें कह गए हैं, तो उनकी बात को जब हम कोट करना चाहते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे शेक्सपियर सेज,
ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। शेक्सपियर सेज, अब ये नहीं कहेंगे कि शेक्सपियर सेड, यद्यपि शेक्सपियर तो 16th सेंचुरी में हुए, 400 से भी ज़्यादा साल हो गया, लेकिन अगर उनकी बात को हमें आज कोट करना है तो हम कहेंगे शेक्सपियर सेज, यानी प्रेजेंट इंफिनिट टेंस यूज करेंगे। शेक्सपियर सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑल द वर्ल्ड स्टेज, मतलब सभी दुनिया एक रंगमंच। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज इन द लाइव कमेंट्री ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के जो लाइव कमेंट्री होते हैं, जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं या फिर और भी जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, टेनिस के होते हैं, चेस के होते हैं कोई, तो उसमें हम बहुत सारे में हम लोग देखते हैं कि लाइव कमेंट्री चलते रहती है, फुटबॉल हो या और भी कोई रेसलिंग हो, तो उसमें जो लाइव कमेंट्री होगा, लाइव मतलब कि बिल्कुल वो आंखों देखा हाल है, वो जो कमेंटेटर है बोल रहा है और उसके आंख के सामने वो काम हो रहा है। तो वैसे कार्यों के लिए जो कि आंख के सामने हो रहा है, एट प्रेजेंट में हो रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने लायक है कि अगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स का वो लाइव कमेंट्री है तो वहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सचिन कम्स फॉरवर्ड, हिट्स द बॉल एंड इट इज सिक्सर। सचिन कम्स फॉरवर्ड, हिट्स द बॉल एंड इट इज सिक्सर। सचिन, और ध्यान दीजिएगा, और आप लोग ध्यान दिए भी होंगे, अक्सर हम लोग देखते हैं कि दो कमेंटेटर एक साथ बैठे रहते हैं, एक हिंदी वाले और एक अंग्रेजी वाले। तो आप लोग कमेंट्री में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो हिंदी के कमेंटेटर हैं अधिकांश वो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, जबकि जो इंग्लिश के कमेंटेटर हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा का अपना व्याकरण है, अंग्रेजी भाषा का अपना रूल रेगुलेशन है, व्याकरण है, तो सब अप्लाई होता है। तो वहाँ क्या होगा, अब हिंदी वाले कहेंगे कि सचिन आगे बढ़े, बल्ला घुमाया और ये रहा सिक्सर, जबकि वहीं बगल में बैठा हुआ जो अंग्रेजी का कमेंटेटर है वो क्या कहेगा, सचिन कम्स फॉरवर्ड, हिट्स द बॉल एंड इट इज सिक्सर। मतलब कौन सा टेंस यूज हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके बाद है इन विविड नैरेटिव्स एज सब्स्टिट्यूट फॉर द पास्ट। हम लोग रामायण की कहानियाँ पढ़ते हैं, महाभारत की कहानियाँ पढ़ते हैं, वेदों की, पुराणों की, या फिर बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, कहानियाँ सुनते हैं। कहानियाँ तो हमारे भारत में एक पूरे जीवन में रची बसी हुई है। तो आप लोग जानते होंगे अलग अलग स्टोरी टेलर का अपना अलग अलग स्टाइल होता है। उन पुरानी बातों को, पुरानी घटनाओं को हम लोग दो तरह से कह सकते हैं, क्योंकि वो पुरानी बातें हैं, बीती हुई बातें हैं, तो उसको हम पास्ट टेंस से भी कह सकते हैं, पास्ट टेंस से भी बयान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अंग्रेजी ग्रामर का नियम क्या कहता है कि अगर उस तरह की घटना है तो उसको और थोड़ा रोचक बनाने के लिए, थोड़ा अच्छा लगे, प्रेजेंट से कनेक्ट हो पाए, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी कर सकते हैं। आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि रामायण की घटना है कि मेघनाद ने शक्ति बाण लगा दिया, लक्ष्मण को, मूर्छित हो गए, सुखेन वैद्य को बुलाया गया, सुखेन वैद्य, इसके बाद हनुमान जी को भेजा गया जड़ी बूटी लाने के लिए। हनुमान जी बहुत मेहनत के बाद जड़ी बूटी लाए, क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी को दिया गया, लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ कौन सा टेंस यूज हो रहा है, यहाँ पास्ट टेंस यूज हो रहा है। लेकिन इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि मेघनाद मूर्छित कर देता है लक्ष्मण को, लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं, धरती पर गिर जाते हैं, सुखेन वैद्य को बुलाया जाता है,
इसके बाद हनुमान जी को जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा जाता है। बहुत मेहनत के बाद हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर आते हैं, जड़ी बूटी दिया जाता है, लक्ष्मण जी जिंदा हो जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज हो जा रहा है। लक्ष्मण फेंट्स एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, Sukhenbeg is called in, Hanuman is sent to bring herbs, Hanuman ji brings herbs, that herbs are given to Lakshman and Lakshman becomes live। तो जो पुरानी घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, पौराणिक घटनाएं हैं, उनको हम ज़्यादा लाइव बनाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित, वह है इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज। ये अक्सर कंपटीशन में पूछ देता है। जैसे अगर आप आगरा जाएंगे तो आप ताजमहल देखेंगे। अगर आप आगरा जाएंगे तो ताजमहल देखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ ऐसे तो एक ही वाक्य है, लेकिन ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें कि दो क्लॉज है। एक है अगर आप आगरा जाएंगे और दूसरा है तो आप ताजमहल देखेंगे। ताजमहल कब देखेंगे? कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि आगरा जाएंगे तब, आगरा नहीं जाएंगे तो ताजमहल नहीं देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हिंदी के ख्याल से देखा जाए ये दोनों फ्यूचर टेंस है। गागेगी ये तो फ्यूचर टेंस का मार्कर है, संकेत करने वाला है। लेकिन नियम क्या कह रहा है कि अगर इफ क्लॉज हो, अगर कंडीशनल क्लॉज हो, तो जिसमें कंडीशन हो उसको हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं, और जो विदाउट कंडीशन वाला है उसको हम लोग सिंपल फ्यूचर से बनाते हैं, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाते हैं। जैसे हम लोग क्या कहेंगे? इफ यू गो टू आगरा। अब देखिए तो के लिए कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, कॉमा दे दीजिए। इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताज महल। इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। हम लोग देखें एक जो पार्ट है यू गो, यहाँ इसके बाद यू के बाद कौन सा यूज हुआ है? V1 यूज हुआ है। सब्जेक्ट प्लस V1 ये किसका स्ट्रक्चर होता है? कुछ देर पहले हम लोग देख चुके हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट का होता है। और यहाँ हम लोग देखें यू विल गो, शैल विल के बाद V1 जो आता है ये फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर इसको कहा जाता है। तो यह बात हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर इफ क्लॉज हो, कंडीशनल हो, शर्त वाला हो, तो उसमें जिस भाग में शर्त है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। और कभी कभी क्या होता है हिंदी के वाक्यों में अगर या यदि छिपा हुआ भी रहता है। जैसे आप आगरा जाएंगे तो ताजमहल देखेंगे। यदि या अगर इसमें नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब क्या है? वो छुपा है, अंडरस्टूड है, तो भी हम लोग उसको जान लेंगे, समझ लेंगे और उसको क्या करेंगे? जो कंडीशन वाला भाग है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जो कि
बहुत किताबों में नहीं देखने को मिलता है। ये जो नियम है ये तो सभी पुस्तकों में दिया रहता है, लेकिन एक पुस्तक है कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, एफ.जे. फिडकिट्स। एफ.जे. फिडकिट्स अपने ज़माने के बहुत बड़े ग्रामरियन रहे हैं। तो उनकी पुस्तक में, वो अपनी पुस्तक में एक जगह लिखते हैं कि कंडीशनल तो रहे, लेकिन वो जो कंडीशन हो बहुत माने रिक्वेस्ट वाला हो, बहुत गिड़गिड़ाने वाला हो, बहुत अनुरोध वाला हो, तो उस कंडीशन में दोनों भाग में फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी इस भाग में भी फ्यूचर इंडेफिनिट और ये जो कंडीशन वाला जो पार्ट है इसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। जैसे कल्पना कीजिए आप किसी को इनवाइट करने जा रहे हैं, आपके घर शादी हो, विवाह हो, और आपका कोई बहुत जिगरी मित्र है, जिगरी बहुत क्लोज रिलेटिव है, तो उसको आप जो इनवाइट करते हो बहुत मतलब अनुरोध भी करते हैं। या फिर कोई रोड साइड कोई बेगर हो, कोई हेल्पलेस आदमी हो और आपसे या किसी से वो बहुत गिड़गिड़ा करके रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर आप मुझे 5 रुपया दे दीजिएगा तो बहुत कृपा होगी, अगर आप मुझे 10 रुपया दे दीजिएगा तो मैं खाना खा लूँगा क्योंकि मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। तो यहाँ भी अगर आप मुझे 10 रुपया दे दीजिएगा, अगर आप मुझे 50 रुपया दे दीजिएगा तो मैं खाना खा लूँगा। यहाँ भी 2 पार्ट है, उसमें से एक में कंडीशन है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जो पार्ट है वो उसमें बहुत रिक्वेस्ट है। तो एफ.जे. फिडकिट्स के अनुसार ये बात और जगह कहीं मुझे दिखाई नहीं पड़ी है, जो इंडियन राइटर्स की बुक है उसमें तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ी है। तो एफ.जे. फिडकिट्स लिखते हैं अपने किताब कॉमन एरर्स इन इंग्लिश में कि ऐसे कंडीशन में दोनों पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लगभग 6-7 इसका यूज देखे, और भी एक आध यूज है, हम लोग आगे चर्चा करते हैं। एक है इसी के क्रम में कि अगर कोई वाक्य हियर या देयर से प्रारंभ हो रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि सामान्यतः वाक्य जो प्रारंभ होता है सब्जेक्ट से चालू होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट से ना चालू हो करके वो कोई एडवर्बियल से, या हो सकता है कि किसी क्रिया से ही चालू हो जाए। और ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना समझिएगा कि क्रिया से चालू हो रहा है मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं असर्टिव सेंटेंस की ही बात कर रहा हूँ। जैसे आप लोग पढ़े होंगे रेनेन मार्टिन की किताब में एक उदाहरण है, डाउन वेंट द किंग, डाउन वेंट द किंग। अब ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में आ रहा है। तो अगर कोई वाक्य हियर या देयर से चालू हो रहा है, और हो सकता है कि वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कहीं कल्पना कीजिए, कहीं बस स्टैंड में खड़ा है, बस स्टॉप पर खड़ा है, बस का इंतजार कर रहे हैं, और अचानक बस आ गई और आप अपने मित्र से करें, अरे आ गई बस, हियर कम्स द बस। आप बातचीत कर रहे थे, बस का इंतजार कर रहे थे, तब तक से बस आई, वहां आप ही 2 आदमी थे, एक आदमी थे, गाड़ी रोकी नहीं और निकल गई, अरे वो गई बस, देयर गोज द बस, देयर गोज द बस, बस चली गई, बस गई। यहाँ इसका हिंदी यह नहीं करेंगे, ऐसा नहीं अनुवाद करेंगे कि वहाँ बस जाती है, देयर गोज द बस, वहाँ बस जाती है, हियर कम्स द बस, यहाँ बस आती है, नहीं, हिंदी में पास्ट टेंस यूज होगा, लेकिन अंग्रेजी का जो सेंटेंस है इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मित्रों,
अब यह जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यह स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। स्ट्रक्चर को देख करके ही हम लोग पहचान सकते हैं कि कोई वाक्य अंग्रेजी का किस टेंस का है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसके यूज को, इसका यूज कहाँ होता है। एक और बात मैं बता देना चाहूँगा, ऐसे कल के वीडियो में मैं बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रोग्रेसिव इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई कार्य जो है कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, इसलिए प्रोग्रेस आप जानते हैं, प्रोग्रेस माने प्रगति करना, कार्य कोई प्रगति पर रहता है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है। इम्परफेक्ट टेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्य चलता तो रहता है लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ रहता है। परफेक्ट माने पूरा हो जाना और इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण रहना। तो हम लोग देख चुके कि इस वाक्य का जो अंग्रेजी का बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम और क्रिया अपने चौथे रूप में रहती है। कोई भी प्रोग्रेसिव टेंस, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस बिना मुख्य क्रिया को चौथे रूप में डाले नहीं बन सकती है, संभव नहीं है। कोई भी प्रोग्रेसिव टेंस हो तो मुख्य क्रिया चौथे रूप में होती ही है। चौथे रूप में होती है, कैसे पता चलता है? क्योंकि उसमें आईएनजी लगा रहता है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ जो वाक्य में लिखा हूँ, राम इज रीडिंग और नोवेल, राम एक उपन्यास पढ़ रहा है। राम सब्जेक्ट हो गया, इज सहायक क्रिया, रीडिंग मुख्य क्रिया है जिसमें आईएनजी लगा है। आईएनजी फॉर्म को V4 भी कहा जाता है। इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। पार्टिसिपल, जिरंड, इन्फिनिटिव, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा वाक्य है मोहन इज गोइंग टू स्कूल नाउ, मोहन अभी विद्यालय जा रहा है। तो ये सब वाक्य जो है बनावट के ख्याल से देख लिए हम लोग, ये सभी के सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना हुआ है। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, किस कंडीशन में होता है। तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रयोग है वो है कि इफ द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Suppose somebody is speaking and some work is in progress, some work is going on. We will use present continuous tense. For example, the child is crying now. बच्चा अभी रो रहा है। मैं बोल रहा हूँ और बच्चा वहाँ बगल में रो रहा है। तो मेरे बोलने के समय कार्य जारी है। एक और उदाहरण मैं ले सकता हूँ, जैसे कि आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ और बोलने के वक्त मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो ऐसे वाक्य जो वक्ता के बोलने के समय प्रगति पर हो, प्रोग्रेस में हो, कंटिन्यू हो, तो वैसे कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो दूसरा यूज है इससे मिलता जुलता है और थोड़ा सा अंतर लिए हुए भी है। वो क्या अंतर है? इफ द वर्क इज गोइंग ऑन बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इफ द वर्क इज गोइंग ऑन these days, nowadays the work is in progress but not necessarily at the time of speaking, even then in this condition we will use present continuous tense. For example, उसको थोड़ा सा मैं समझा देना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए आप स्टूडेंट हैं, विद्यालय से लौटे हैं और आपका कोई मित्र है जो 2 दिन से 4 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है और आप बाजार करने गए थे, किसी दुकान पर गए थे और अपने मित्र से आपकी भेंट हो जाती है और वो पूछता है कि फला सर क्या पढ़ा रहे हैं। वो बच्चा बोला कि अभी मनीष सर टाइम एंड टेंस पढ़ा रहे हैं। ज़रा सोचिए
आप अपने मित्र से मिले हैं उस दुकान पर, शाम का समय है, उस समय तो मनीष सर आपको नहीं पढ़ा रहे हैं या कोई और भी सर तो आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मनीष सर टाइम एंड टेंस पढ़ा रहे हैं या मोहन सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं या लाइट पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं। उस समय तो नहीं पढ़ा रहे थे वो टीचर जब आप अपने मित्र से बात कर रहे थे सामने, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि वह कार्य इन दिनों आजकल प्रोग्रेस में है, प्रगति पर है, हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसे वाक्यों में दीज डेज या नाउ अ डेज देखने को मिलता है, नाउ अ डेज या दीज डेज देखने को मिलता है। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो अंडरस्टूड हो, जो कि कॉन्टेक्स्ट से, प्रसंग से पता भी चल जाता है। अगला जो इसका यूज है वो फ्यूचर प्लान से संबंधित है। कोई योजना आप बनाए हैं निकट भविष्य की, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोहन इज गोइंग टू द थिएटर टुडे, मोहन आज थिएटर जा रहा है। आप हिंदी में इसका अनुवाद ऐसे भी कह सकते हैं, मोहन आज थिएटर जाएगा। इसका हिंदी अनुवाद ये भी है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मोहन आज थिएटर जा रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा जो यूज था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों के लिए भी किया जाता है, वैसे कंडीशन में भी किया जाता है जबकि आप भविष्य की कोई योजना है, बना चुके हैं, तो मतलब कि प्लान्ड एक्शन हो। ऐसा नहीं, ध्यान दीजिए, मोहन इज गोइंग टू द थिएटर, ये टुडे है, ये बिल्कुल बता दे रहा है कि भाई प्लान हो गया है, योजना बन गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कभी कभी इरिटेशन वाले माने इमोशन को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे अब यहाँ देखिए, दो वाक्य में लिखा हूँ, ही ऑलवेज डज हिज वर्क, वह हमेशा अपना काम करता है। और एक दूसरा है, ही इज ऑलवेज डूइंग हिज वर्क। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिखा हूँ कि ऑलवेज डज हिज वर्क, मतलब कि ही डज इट वेरी रेगुलरली, वह नियमित रूप से काम करता है। मतलब सब लोग एप्रिसिएट करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ही इज ऑलवेज डूइंग हिज वर्क, वो हमेशा अपना काम कर रहा है। मतलब इन स्पीकर्स ओपिनियन, जो वक्ता है उसके मतानुसार, ही अननेसेसरीली स्पेंड्स ए लॉट ऑफ टाइम डूइंग हिज वर्क। मतलब जो वक्ता है वह यह कहना चाहता है कि ही इज ऑलवेज डूइंग हिज वर्क, वह हमेशा अपना काम कर रहा है। मतलब कि अननेसेसरीली, अनावश्यक रूप से समय जाया करता है, बढ़िया ढंग से नहीं करता है। मतलब वो यहाँ स्पीकर का एक तरह से डिसलाइकिंग को शो कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ये पांचवा नियम। पांचवा नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पांचवा नियम को आप किसी किताब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देख सकते हैं, किसी किताब में प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका संबंध दोनों से है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे क्रिया का तो बहुत सारा भेद होता है। एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, या ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब। वर्ब्स का तो बहुत सारा भेद है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, और न जाने कितनी क्रियाओं का भेद है। यहाँ हम डायनेमिक वर्ब और स्टैटिक वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताना मैं चाहूँगा। डायनेमिक वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहा जाता है, और एक दूसरे तरह की जो क्रिया है जो कि इसके अपोजिट होती हैं उसको स्टैटिक वर्ब या स्टेट वर्ब भी कहा जाता है। तो डायनेमिक वर्ब जो होती हैं वो एक्शन वर्ब होती हैं। जैसे
खाना पीना, पढ़ना, दौड़ना, झगड़ा करना, बोलना, ये सब किसी न किसी कार्य का बोध कराती हैं। ये सब एक्शन वर्ब है। जबकि जो स्टैटिक वर्ब्स होती हैं वो परसेप्शन को, अपीयरिंग को, इमोशन को बताने वाली क्रिया होती है। और आप तो जानते हैं कि परसेप्शन न तो जल्द बनता है न तो जल्द बिगड़ता है। अपीयरिंग के साथ भी वही है। अपीयरिंग माने देखने में वो कोई कैसा है। इमोशन तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ये है और तुरंत दूसरे तरह का हो जाता है। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में सी है। सी माने देखना, हियर माने सुनना, स्मेल माने सूंघना, महकना। वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग में अपीयर प्रतीत होना, लुक, ध्यान दीजिएगा, लुक LOO के लुक तो माने देखने में भले एक क्रिया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि यह दो क्रिया भी है। लुक का अर्थ जहाँ देखना होगा, जैसे द चाइल्ड इज लुकिंग एट द मून, यहाँ लुक जो है डायनेमिक वर्ब है, अर्थात एक्शन वर्ब है, कोई काम हो रहा है। द चाइल्ड इज लुकिंग एट द मून, बच्चा चंद्रमा को देख रहा है। लेकिन लुक का एक दूसरा अर्थ होता है दिखना। जैसे आदमी नहीं कहता अरे तुम कितना गंदा दिखते हो, यू लुक वेरी अगली, तुम बहुत कुरूप दिखते हो। यू लुक वेरी डर्टी, सीता लुक्स वेरी डर्टी, 5 दिन से नहाई नहीं है। सी लुक्स वेरी डर्टी। तो यहाँ सी लुक्स का अर्थ वह देखती है नहीं, वह दिखती है, मतलब दूसरे के नजर में। तो लुक का अर्थ जहाँ देखना होगा, देखना अर्थात लुक, वहाँ डायनेमिक वर्ब होगा, एक्शन वर्ब होगा। और लुक का अर्थ जहाँ दिखना होगा वह स्टैटिक वर्ब होगा। उसी तरह से वर्ब्स ऑफ इमोशन में है वांट, विश, फील, लाइक, लव, हेट। ये सब हेट, लव, ये सभी के सभी क्या है, स्टैटिक वर्ब्स हैं। वर्ब्स ऑफ इमोशन जो होती हैं स्टैटिक वर्ब्स होती हैं। मैं इन सब की चर्चा यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन क्रियाओं के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होता है। केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस, मतलब दे आर नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंसेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि दे आर नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंसेज। इन सब का प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं होता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब ही होता है कि कोई काम हो रहा है, कोई कार्य प्रगति पर है, इस बात को बताना है। जबकि ये सब जो है वो एक स्थिति का बोध कराती है, किसी कार्य का नहीं। आप फील करते हैं, लाइक करते हैं, लव करते हैं, हेट करते हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई आप किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी से नफरत करते हैं तो कोई स्विच है, चलो जी अब ऑन करते हैं स्विच, अब प्रेम वाला स्विच ऑन कर दिया, प्रेम चालू हो गया, फिर स्विच ऑफ कर दिए जी, चलो अब नफरत चालू हो गया। वो तो अवस्था है ना। मेडिटेट भी एक क्या कहते हैं स्टैटिक वर्ब है, ध्यान करना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि पालथी लगा के बैठ गए जी मेडिटेशन होने लगा। हाँ, देखने में दूसरे को लग सकता है कि मेडिटेट कर रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन तो एक खास अवस्था में जाने का नाम है। वो कोई डायनेमिक वर्ब थोड़े है, वो कोई एक्शन वर्ब थोड़े है। तो खैर ये सभी की सभी जो क्रियाएं हैं प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं होती है। और ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूं क्रिया के रूप में यूज नहीं होती है, नाउन के रूप में हो सकती है। जैसे आप लोग एक सुने होंगे कहावत, सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज, अब आप देख सकते हैं सी जो है यहाँ लिखा गया है कि ये स्टैटिक वर्ब है, इनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, और हम कह रहे हैं कि सीइंग इज बिलीविंग। अब देखिए बिलीव में भी आईएनजी नहीं लगता है, बिलीव क्रिया भी एक स्टैटिक वर्ब है, डायनेमिक वर्ब नहीं है। लेकिन यहाँ हम
अगर बढ़िया से सोचे विचारे गहराई में जाए देखे तो हम देखते हैं कि सीइंग और बिलीविंग दोनों की दोनों क्रिया के रूप में यूज नहीं हुई हैं। हम लोग जो जिरंड पढ़ते हैं, इन्फिनिटिव पढ़ते हैं, पार्टिसिपल पढ़ते हैं, उन सब से इनका संबंध है, न कि क्रिया से। जब किसी क्रिया में आईएनजी लगता है तो वो जरूरी नहीं है कि वह क्रिया के रूप में ही काम करे। जब किसी क्रिया में आईएनजी लग जाता है तो क्रिया का तो काम करती ही है, वो तो उसका नेचुरल वर्क है। लेकिन उसके अलावा वह नाउन का भी काम कर सकती हैं और एडजेक्टिव का भी काम कर सकती हैं। नाउन का काम करेंगी तो वो जिरंड कहलाएंगे, एडजेक्टिव का काम करेंगे तो वो पार्टिसिपल कहलाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। जैसे आई सॉ अ रनिंग ट्रेन, आई सॉ अ रनिंग ट्रेन, यह रनिंग क्या है, क्रिया है? नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई सॉ अ रनिंग ट्रेन, आई सॉ अ वीपिंग चाइल्ड, मैंने एक रोते हुए बच्चे को देखा। यहाँ वीपिंग क्या है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहाँ तो इस तरह के कंडीशन में मतलब इन क्या कहते हैं, जिरंड के रूप में या पार्टिसिपल के रूप में इन सब का यूज हो सकता है। और एक दूसरा भी कंडीशन है, जबकि इनका अपना थोड़ा जो रियल जो अर्थ है वो थोड़ा सा बदल करके, चेंज हो करके कभी कभी इनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है। यह भी बात ध्यान रखना होगा। और एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ ये टेंस का अंतिम कंडीशन नहीं है। अभी ऐसा समझिए कि मैं टेंस का परिचय करा रहा हूँ आप लोगों से। मैं 12 टेंस पढ़ाऊँगा, इसके बाद अभ्यास कराऊँगा। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपके पास चाहे कोई भी किताब हो, चाहे इंडियन राइटर का हो, फॉरेन राइटर का हो, जिस राइटर का भी हो, उन सब किताबों से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि केवल नियम रटने से कुछ नहीं होने वाला है। नियम आज रटिएगा कल भूल जाइएगा। मेन चीज़ है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको कंपटीशन निकालना, आपको रेलवे, बैंकिंग, एसएससी निकालना है तो नियम रटने से नहीं होगा। हाँ, नियम तो रटना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि नियम रट करके इसके बाद उसको अप्लाई करें, वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो 5वां नियम यहाँ मैं बताया हूँ कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, वर्ब ऑफ इमोशन, ये सब जो क्रियाएं हैं इनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है या पास्ट टेंस में भी होगा, सिंपल पास्ट में भी होगा, लेकिन प्रोग्रेसिव टेंसेज में जनरली नहीं होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हम लोग देखे सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकती है, मैं सोचा था कि एक ही वीडियो में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को कवर करूँगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 को एक साथ, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को और प्रेजेंट परफेक्ट को एक दूसरे के साथ करके कल मैं अपलोड करूँगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यह ज़रूर बताइएगा। सलाह ज़रूरी है, कमेंट करके अपना बताइएगा क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या आपको और चाहिए, कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हैं। कुछ दोस्त मित्र आर्टिकल और प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा किए हैं, तो टेंस पढ़ा लेने के बाद मैं आर्टिकल या प्रीपोजिशन को एक मैं चालू करूँगा। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और दोनों बहुत मज़ेदार भी टॉपिक है परीक्षा के ख्याल से, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो वीडियो को मैं अब यहीं रोकता हूँ और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।